नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में इस बात का जिक्र कि क्या पासवान पासा पलटेंगे या माया अखिलेश मिलकर मोदी को रोकेंगे या फिर यूपी बिहार का कुनबा समीकरण राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना तोड़ देगा। दरअसल 2019 सामने है और सियासत तेजी से करवट बदल रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के राहुल गांधी का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित करने के बाद राहुल गांधी की राह आसान होने की बजाय यूपी बिहार के पेंच में फंसकर मुश्किल हो गई है। महागठबंधन का गणित दिलचस्प हो गया है। एक तरफ यूपी में बुआ और भतीजे के अंदर ही अंदर गठबंधन की खबर है, साथ ही खबर यह भी है कि बुआ भतीजे ने कांग्रेस को इस गठबंधन से पहले ही आउट कर दिया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो यहां तक साफ कर दिया कि उन्हें राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी मंजूर नहीं है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि पिछले कई महीनों से लगातार ये प्रयास चल रहा है कि कोई महागठबंधन बन जाए या कोई गठबंधन ऐसा बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान परेशान है। तो वो ये चाहते हैं कि ये सरकार हटे, जनता चाहती है और देश में कोई गठबंधन बने। आपको याद होगा जो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी एक कोशिश की थी कि सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की। उन्होंने स्टालिन से भी बात की थी, उन्होंने मुझसे भी बात की थी। इसी तरह ममता जी ने भी एक बार सभी लीडर से मिलकर के बात कही कि कोई गठबंधन तैयार हो। इसी तरह शरद पवार जी ने भी कोशिश की, अभी चंद्रबाबू नायडू जी ने कोशिश की। तो ये लगातार चलता रहेगा और कोई विचार कोई दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरे गठबंधन का यही विचार हो। तो ये लगातार एक्सरसाइज चलती रहेगी। दूसरी तरफ 2019 से पहले हलचल बीजेपी में भी तेज है। टीडीपी पहले ही बाय बाय कर चुकी है और शिवसेना आधे से ज्यादा वक्त बीजेपी के साथ होकर भी विपक्ष की भूमिका में नजर आती है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी पहले ही एनडीए का साथ छोड़ चुकी है और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की नाराजगी इन दिनों बीजेपी से बढ़ गई है। महाराज जी थोड़ा सा वो चिराग का डिपार्टमेंट है। महाराज जी थोड़ा सा वो चिराग का डिपार्टमेंट है। नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि हर राजनीतिक दल का एक अपना एजेंडा होता है और गठबंधन का एक अपना एजेंडा होता है। हम लोगों ने बहरहाल कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम लोगों ने ड्राफ्ट किया हो जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अजय मोहम्मद के साथ 2014 में उन्होंने सरकार बनाई थी। बट हैविंग सेड दैट, हम लोगों की भी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं और जैसा मैंने कहा कि सरकार का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट रहा है। हम लोगों ने भी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोगों का गठबंधन हुआ था तो हम लोगों ने भी अपने मुद्दे रखे थे और उस वक्त मैंने बहुत प्राथमिकता से कहा था कि हम लोग का अलायंस इशू बेस्ड है, मुद्दों के आधार पर हम लोग का अलायंस है। जहां तक रही बात राम मंदिर की, लोक जनशक्ति पार्टी का स्टैंड शुरू से इस पर बहुत क्लियर है कि न्यायालय का जो भी इसमें फैसला आएगा, जो भी वर्डिक्ट आएगा, उसका हम लोग सम्मान करेंगे। बट उससे पहले और चुनाव के दौरान अगर इन मुद्दों को उठाकर इनको भुनाने का प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस बात से एतराज होता है। हम लोग चाहते हैं कि आप एजेंडा अपना सेट करें और जो एजेंडा एनडीए का सरकार का सेट हो रखा है, विकास, डेवलपमेंट, उसी के आधार पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। स्थिति साफ है। 2019 में एक तरफ महागठबंधन होगा तो दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन, लेकिन दोनों ही कुनबों में सब ठीक नहीं है और ऐसे में सवाल यह कि कुनबे की इस पॉलिटिक्स में किसका सपना टूटेगा, मोदी का या राहुल गांधी का। अगर सपा बसपा का गठबंधन 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में चल गया और तेजस्वी ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर बिहार की 40 सीटों पर कब्जा कर लिया तो न तो मोदी के लिए पीएम की कुर्सी तक पहुंच पाना आसान होगा और न राहुल गांधी के लिए उस पर दावा ठोक पाना आसान होगा। ऐसे में गठबंधन का गणित किसका गणित बिगाड़ेगा, ये सवाल आज हम अपने पैनल के सामने रखने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। वंदना सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर बीडी नकवी रिटायर्ड जज हैं, बीएसपी सपोर्टर, वो हमारे साथ हैं। और रेनू मित्तल सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। अभी फिलहाल हम जवाब तो देना होगा में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा बिना किसी ब्रेक के। तो जवाब तो देना होगा में आज सवाल इस बात का कि 2019 में किसका सपना टूटने जा रहा है, नरेंद्र मोदी का पीएम बनने का या राहुल गांधी का। क्योंकि कुनबे की जो सियासत है उसमें दोनों ही तरफ, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो, सब कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में यूपी बिहार का गणित किसको जीरो बना देगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, वंदना सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, डॉक्टर बीडी नकवी रिटायर्ड जज, बीएसपी सपोर्टर, रेनू मित्तल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ अनिला सिंह भी जुड़ जाएंगी। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि जो स्थिति बनती दिख रही है, अभी 2019 सामने भी नहीं आया और सपा बसपा जो है वो कांग्रेस को एक तरीके से अलग करके अपना गठबंधन करके आगे बढ़ रहे हैं, क्या राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना टूट जाएगा?
देखिए, मैं समझता हूँ पीएम देश की जनता बनाएगी और किसको बनाएगी जनता तय करेगी। सुशांत जी, जहां तक बात आज की तमाम सुबह से शाम तक की जो खबरें चल रही हैं उसमें आधिकारिक कहीं पर भी कोई बयान न सपा की तरफ से है, न बसपा की तरफ से है, न आरएलडी की तरफ से है। सब उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी की राय हो सकती है, वो महागठबंधन की राय हो ये जरूरी नहीं। राहुल गांधी के दावेदारी पर उन्होंने, देखिए, मैं समझता हूँ उन्होंने मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा किसी की निजी राय कोई भी हो सकती है। स्टालिन साहब के ऊपर जो प्रश्न किया गया तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो कहा वो स्टालिन जी के वक्तव्य के ऊपर अपनी टिप्पणी करें, शायद उन्होंने जरूरी नहीं समझा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लगातार ये कोशिश चलती रहेगी और बाकी सभी दल मिलकर हम बीजेपी की सरकार को हरा सकें, उसकी जो गलत नीतियां हैं उनको हरा सकें। इसमें तो कहीं कोई दो संदेह नहीं। लेकिन यूपी में हो कांग्रेस के बिना ही सपा और बसपा चले जाएं, इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में भी बीएसपी आपके साथ नहीं गई, देखिए, जबकि आप वहां बड़े प्लेयर थे। देखिए, लेकिन यूपी में तो आप बड़े प्लेयर है भी नहीं सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके सबसे पहले बसपा सपा ने समर्थन दिया, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। ठीक है, तो दोनों जगह जब समर्थन दे रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक दृष्टिकोण होता है, हर चुनाव के प्रति उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव के लिए बसपा की क्या स्ट्रेटेजी थी उन्होंने तय की, लेकिन अब जब जनरल बॉडी के जनरल इलेक्शंस आएंगे, आम चुनाव के अंदर सबका लक्ष्य जब एक है, सबकी नीतियां एक हैं कि मोदी जी की तमाम नीतियों को परास्त किया जाए, बीजेपी की सरकार की नीतियों को परास्त किया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबकी महत्वाकांक्षाएं भी तो एक है, पीएम की कुर्सी। देखिए, मैं समझता क्यों हूं अखिलेश छोड़ना चाहेंगे अगर वो यूपी में अच्छा परफॉर्म करें? मुझे बताइए, मायावती छोड़ना चाहेंगे? मुझे बताइए अखिलेश जी की पार्टी का यूपी से बाहर कितना प्रभाव रहेगा, मायावती जी का कितना प्रभाव रहेगा? 80 सीटें हैं सर। बिल्कुल, मैं मानता हूं 80 सीटें हैं और तमाम वहां पर विरोधाभासी जो बयान आ रहे हैं वो भी। वंदना हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। सुशांत जी, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि आज भी मोदी जी 45 पार्टियों का दल चला रहे हैं पूरी तरह से, और उनके दल से 4 लोग भाग रहे हैं। एलजेपी का आपने बयान अभी सुना, चिराग। मैं अभी अनिला जी जुड़ेंगी तो उनसे ये पूछूंगा कि बीजेपी के भी गठबंधन में सब ठीक नहीं है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन वंदना जी मुझे ये बताइए कि जो ये खबर है कि बीएसपी और सपा जो हैं वो साथ जाएंगे और कांग्रेस के लिए जगह नहीं है, क्या यही स्थिति बनने जा रही है 2019 में? आप लोग सिर्फ खबर ही चलाते रहें, खबरें गर्मा गर्म सबको दें तो लोग भी गर्म रहेंगे। ऐसा देखिए, जहां तक महागठबंधन का सवाल है, महागठबंधन तो हो चुका है, ये तय है। हमारी रणनीति क्या होगी ये हम जरूरी नहीं समझते हैं कि अभी हम बताएं सबको कि हमारी क्या रणनीति होगी, कितनी सीटें किसको जा रही हैं, कहां जा रही हैं, ये हमारा आपस का मामला है। और जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश का और बिहार का, उत्तर प्रदेश ही रोकेगा इनको, रोकने वाले हम ही हैं और कोई नहीं रोकेगा इनको, ये आप समझ लें। 80 सीटों पे हम बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि बिना उत्तर प्रदेश में जीते ये सरकार बना पाएंगे? अगला प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही होगा, ये भी आप समझ लें। अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा जी। राहुल गांधी को कहां का मानती हैं आप? उत्तर प्रदेश ही इसका डिसीजन लेगा कि प्रधानमंत्री कौन हो। राहुल गांधी हिंदुस्तान के हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद में हम फिर किसी राज्य से आप हमें एसोसिएट करिए। तो अखिलेश जी को यूपी का मानती हैं और राहुल गांधी को हिंदुस्तान का मानती हैं आप? और देख, राहुल गांधी भी यूपी के, नेहरू गांधी परिवार कहां से आता था? इलाहाबाद से आया था। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगला प्रधानमंत्री यूपी से होगा तो इसका मतलब राहुल गांधी भी हो सकते हैं, आप कह रही हैं? यूपी उत्तर, देखिए उत्तर प्रदेश ही इसका निर्णय करेगा कि प्रधानमंत्री अगला इस देश का कौन होगा। और ये तय है कि भाजपा नहीं आने वाली। अच्छा, एक चीज तो आप सुनिए, एक चीज तो आप जो कह रही हैं देश का वंदना जी, एक चीज जो आप कह रही हैं उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश तय करेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इसका मतलब ये है कि अभी ये साफ नहीं है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा और वो राहुल गांधी होंगे, ये भी साफ नहीं है। यूपी जब वोट देगा, जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी, आप ये कह रहे हैं? हम देखिए, हम सब ने ये बात तय कर दी थी पहले ही और बार बार ये कहा जा चुका है, चुनाव के बाद इसका फैसला होगा कि कौन होगा इसका मुखिया, कौन प्रधानमंत्री की शपथ लेगा। हम इसमें ये प्रधानमंत्री का चेहरा डाल के नहीं चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, सबके अपने अपने अध्यक्ष हैं
और जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उसी तरह मायावती जी हैं बसपा की, और राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के, इधर से चंद्रबाबू नायडू हैं, बाकी कई भी अन्य दल भी जुड़े हुए हैं महागठबंधन के तो साथ। आलोक जी आप देख रहे हैं, वो ये कह रही है बहुत कंटेंडर हैं। राहुल गांधी ये मान के ना चलें कि उनके लिए वो सीट सुरक्षित है। महागठबंधन को अगर सीटें आ गई तो राहुल गांधी के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं है। आप कह रही है बहुत दावेदार हैं, आप बहुत दावेदार बता रही हैं, तो वो बहुत दावेदार तो चंद्रबाबू नायडू भी आप बता रही हैं, आप अखिलेश जी भी बता रही हैं, आप मायावती भी बता रही हैं। राहुल गांधी इस लिस्ट में नीचे भी आ सकते हैं। हमने दावेदार नहीं किया। अब आप मेरे मुंह में नहीं कहा है कि पीएम कौन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप हमारी बात को ट्विस्ट ना करें। वंदना जी, एक मिनट, वंदना जी, राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है कि आज विषय ये नहीं है, आज विषय ये है कि देश को, जो देश के अंदर सरकार बैठी है, जो असंवैधानिक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के गला घोट रही है, उसको कैसे देश की जनता का पीछा छुड़वाया जाए, आज ये विषय बड़ा है। अखिलेश जी ने भी एक समय पर कहा था, सुशांत भाई आपको याद होगा, कि आज ये विषय नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन खबरों के ऊपर अभी विराम लग जाएगा, जब कहाँ आधिकारिक तौर पर होगा। इसका मतलब ये है, आपने वंदना जी को भी सुना, आलोक जी को भी सुना, इसका मतलब ये बीडी नकवी जी कि 2019 में जब पोस्टर छपेंगे तो मोदी वर्सेस जो चेहरा होगा वो खाली होगा, वो चेहरा 2019 के बाद भरेगा। वो मोदी वर्सेस बेरोजगारी होगा, मोदी वर्सेस धारा 370 होगा, मोदी वर्सेस किसान होगा, मोदी वर्सेस महिला होगा, मोदी वर्सेस महंगाई होगा, मोदी वर्सेस फौजी होगा। इस बार तो मोदी जी से लड़ने के लिए पूरा देश, पूरा समाज, पूरा अर्थतंत्र, पूरा समाजतंत्र मोदी जी से पूछेगा 2014 का मैनिफेस्टो कहाँ है। मोदी साहब जरा लेकर सड़कों पर आ जाइए, लेकिन क्या क्या काम किया है, तो इस बार खाली नहीं रहेगा। ये पूछेगा ना कि जब आप कह रहे हैं मोदी वर्सेस बेरोजगारी होगा, मोदी वर्सेस किसानों की आत्महत्या होगा, तो वोटर पूछेगा कि जो ये समस्याएं हैं इसको निजात दिलाने के लिए कौन चेहरा होगा, किससे पूछेंगे। हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसमें ऐसा नहीं है कि एक चेहरे की जरूरत है। मोदी जी से पहले बहुत आए, क्या 2004 में अटल जी का चेहरा नहीं था, लेकिन हारी भाजपा की कुरीतियां हारेंगी, देश की जनता जीतेगी। ठीक है, बीडी नकवी साहब, क्या ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है चल पाएगी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ मुद्दे रखे जाएं? देखिए, ऐसा है सुशांत जी, ये हमने 77 में देखा, जब मिसेस गांधी हारी थी इलेक्शन, तब भी कोई चेहरा नहीं था अपोजिशन के पास, तब भी यूनाइटेड अपोजिशन लड़ा था। इस वक्त जो दौर हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट का आभास हो रहा है। तो मुख्तलिफ लीडर्स को ये गुमान है कि भाई हो सकता है हमारा चांस हो, तो पार्टियां, जो ग्रुप हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एमपी जीतना चाहते हैं, इसलिए ताकि उनका क्लेम हो। हमने देखा नीतीश जी ने कल कहा अभी एक 84 सम्मेलन में कि साहब एक पान बालक को प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। पासवान जी जो कह रहे हैं वो सबको मालूम है, उन्होंने राहुल जी की तारीफ करी। ये जो 3 इलेक्शंस हुए हैं, इसमें हमने एक बात देखी कि कांग्रेस पार्टी ने अपना शिफ्ट किया है ओबीसी की तरफ। ओबीसी जो है हिंदुस्तान का, वो तय करेगा कि क्या धारा होगा पॉलिटिकल। और यूपी जो है कुंजी है, यूपी से अगर चीजें जीतती हैं। और यूपी का प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरे को स्पेस इसलिए नहीं देना चाहते कि 2022 में खत्म हो जाएंगे, वो प्लेयर नहीं रहेंगे। आज सपा बसपा साथ साथ है, कल को इनको आपस में ही लड़ना है, कांग्रेस को स्पेस देना नहीं चाहते ये लोग। तो चीजें हैं कि कैसे मैनेज होंगी, लोग पॉलिटिकल मैनेजमेंट का खेल है इस वक्त ज्यादा। और बीजेपी की नाकामी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो जाएगा आपको लग रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है के बीच वो मैनेजमेंट हो जाएगा आपको लग रहा है? देखिए, सपा बसपा को साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि जो बीएसपी का वोटर है और सपा का जो वोटर है वो साथ साथ आएंगे, तभी एक साथ वोट देगा, वरना वो एक दूसरे के खिलाफ वोट देता रहा है। ये प्रॉब्लम है दोनों पार्टीज की कि जो उनके साथ ओबीसी ग्रुप है समाजवादी के साथ, जो बीएसपी के साथ ग्रुप है, जो एससी ग्रुप है, इनके आपस में काफी पॉलिटिकल एनिमोसिटी थी, दुश्मनी रही उनकी आपस में। तो दोनों लीडर मिलेंगे तब वो साथ चल पाएंगे, तो इसलिए वो लोग मजबूर हैं। रेणु मित्तल जी, मुझे ये बताइए, रेणु मित्तल जी जो अभी तक आप सुन रही हैं, क्या इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि 2019 में राहुल गांधी मोदी को हराकर पीएम बनने जा रहे हैं? आज की तारीख में ये नहीं है, मोदी को पहले हराना होगा, उसके बाद किसकी कितनी सीटें हैं, कौन कितना दावेदारी रखने की स्थिति में है, वो पीएम बनेगा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे, उनका सपना पूरा होगा, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
जी, ये तो देखिए सभी पार्टीज ने ये बात बोल चुके हैं और कांग्रेस तो लगातार ये बात रिपीट कर रही है कि चुनाव के बाद जो होगा उसके बाद जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, अगर मोदी को हराया तो वो इकट्ठे बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। ये बात कंफ्यूजन इसलिए फैला कि डीएमके के लीडर स्टालिन ने बड़े जोर शोर में बोला कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया, उनको सूट कर रहा है तमिलनाडु में एक एंटी बीजेपी स्टैंड लेके वो अपनी 30 सीटें जो है वो कांग्रेस की किटी में डाल रहे हैं। आपको याद होगा सबसे पहले लालू यादव ने सोनिया गांधी को कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी, वो लीडर होंगी जो गठबंधन होगा। तो लालू जी का एक स्टेप अहेड था बाकी ऑपोजिशन लीडर से। स्टालिन शायद वही रोल अपना रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को लेके। उससे कई बाकी जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनमें सहमति नहीं है। वो बात ठीक भी है क्योंकि अगर आप मोदी वर्सेस राहुल कर देंगे तो एक जो सेक्शन है जो मोदी को चाहे हटाना चाहता होगा पर राहुल को पसंद नहीं करता, आप उसके वोट को डिस्काउंट कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस और बाकी सब पोजीशंस पॉलिटिकल पार्टीज की बिल्कुल क्लियर है इसमें, और इसमें इतना नहीं। लेकिन रेणु जी मुझे एक बात बताइए, जब हम महागठबंधन और एनडीए की तुलना कर रहे हैं। मैं खत्म कर लूं, 1 मिनट। जी, एक मिनट मैं ठीक है, बोलिए। मैं कह रही हूं सतीश मिश्रा ने बहुत क्लियर कर दिया आज कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं हुआ समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। वो मायावती के सबसे ट्रस्टेड लीडर माने जाते हैं। उन्होंने कहा मायावती का बर्थडे में कोई इनवाइट नहीं जाएगा, सब वेलकम है। ऐसा नहीं है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस लोगों को बुलाया जाए। मायावती कुछ हद तक अपने मसल फ्लेक्सिंग करती हैं, उनको तो एक दबाव भी है बीजेपी का, सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उनका, ईडी का, इनकम टैक्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो अभी केयरफुली चल रही हैं। अभी टाइम है चुनाव के अनाउंसमेंट में और बाकी सब मोडालिटीज को तय करने में। मेरे ख्याल में अगर कोई खबर कहीं से आती है और कोई सीनियर लीडर कहता है कि नहीं ये गलत है, तो आप टीवी चैनल्स को भी इस बात को मान लेना चाहिए। आप उसी बात को बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं ना, जो बात सही है ही नहीं। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो नेता आकर बोल रहे हैं और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, दोनों में फर्क इसलिए होता है क्योंकि नेता जो कह रहे हैं उनको अपनी पोस्टरिंग 2019 तक के लिए बना के रखनी होती है। कई बार आपके सोर्सेज जो जानकारी देते हैं, हम इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि यही बात सही है। और इसलिए जब आलोक जी ने भी कहा और वंदना जी ने भी कहा तो मैंने वो स्पेस दिया कि ठीक है ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, हम बात अभी तक, आप जब तक नहीं थी तब तक हम बात कर रहे थे महागठबंधन की, लेकिन बात अगर एनडीए के गठबंधन की करें, वहां भी सब ठीक नहीं है। आरएलएसपी आपको छोड़कर जा चुकी, पासवान जो है वो आपको पहले ही कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, 31 तक बताइए वरना जो करना होगा वो करेंगे। अगर बिहार में आपको नुकसान होता है, यूपी में सपा बसपा अगर साथ आ जाते हैं और आपका गठबंधन आपके साथ नहीं है तो फिर आपको भी नुकसान होगा। और पीएम मोदी का सपना जो है 2019 में फिर से पीएम बनने का, वो नहीं पूरा हो पाएगा फिर। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनावी समर जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है 2019 का, और बहुत कुछ होगा। कुछ लोग छोड़ेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे। देखिए ऐसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल आता है, एनडीए का विषय आता है, तो जो आइडियोलॉजिकली साथ रहेंगे जैसे अभी तक रहे हैं और आगे भी रहना चाहेंगे, तो बिल्कुल वो हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि ना हो, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आगे रखता हो राष्ट्र से, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी देंगे, ये बताने में राष्ट्र सर्वोपरि कहां से आया? खाता है ये तो वो पूछ रहे कितनी सीट दीजिएगा, बता दीजिए, इसमें राष्ट्र का क्या लेना देना है? चंद्रबाबू नायडू जी के साथ शायद आइडियोलॉजिकल आपके डिफरेंसेस पैदा हो गए थे, या कोई राष्ट्रवाद का पंगा आ गया? ऐसा है कि जो आलोक जी, अगर इस विषय पे आप चर्चा करने लग जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न मेरे भी होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, कि किस प्रकार से दल जो है आपके साथ जुड़े भी हैं और छिटके। आइडियोलॉजिकल जब सरकार बनाई तो मास्टर स्ट्रोक था, सरकार छोड़ी तब भी मास्टर स्ट्रोक था। आलोक जी मैं बहुत बीजेपी का स्टैंड क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? धारा 370 पर 70 साल तक वोट मांगी, सरकार पहली बार बनाई तो कहा कि धारा 370 को मजबूत कैसे करेंगे, इस पर काम करेंगे। ये आइडियोलॉजी है बीजेपी के खिलाफ बोले वो एंटी नेशनल है, ये आइडियोलॉजी है। इन्हीं से बुलवा लीजिए।
नहीं, पीडीपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, समानता थी। आप लोग बोल लीजिए, क्योंकि मैं जो हूं, नहीं ये आलोक जी आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप बता दीजिए ना, राम मंदिर आइडियोलॉजी थी लेकिन हम नहीं बना पाए, 370 हटाएंगे, ये आइडियोलॉजी थी लेकिन हटा नहीं पाए। आइडियोलॉजी है क्या? मैं कांग्रेस की बेचैनी समझ सकती हूँ की वजह से जहाज डूब रहा है तो कुछ लोग निकलेंगे उसमें से। सबसे ज्यादा साल जिसने इस देश में राज किया है, तोड़ने देश का राज हमने कोई यहाँ पर छत्रपति राजा की तौर पर किया क्या? देश की जनता ने वोट दिया है, लेकिन अब समझ आया कि हमारे पूर्वजों ने 70 वर्ष तक आपको क्यों नहीं दिया वोट। प्रदेश और बिहार के लोगों को हम मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं करने देंगे। नहीं, वो तो दिए नहीं, अब आपको बिहार के लोगों को पता चल गया होगा शायद, इसलिए क्लासेस को तोड़ रहे हैं। ये काम है कांग्रेस। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आइडियोलॉजी है क्या आपकी? नहीं, बिहार का कौन सी आइडियोलॉजी के बेस पर आप गठबंधन बनाएंगे, उसके 2 बिंदु बता दीजिए। इसलिए जो कांग्रेस को मोदी फोबिया हो रखा है। आलोक जी आपसे ज्यादा अच्छा अनिला जी मुझे एक बात बताइए, अनिला जी ये बताइए क्या बीजेपी को ये लगने लगा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएलएस छोड़कर जाए तो जाए, पासवान की पार्टी छोड़कर जाए तो जाए, शिवसेना टीडीपी छोड़कर जाए तो जाए, शिवसेना आपके साथ रह के भी ऑपोजिशन की तरह ही है, कब छोड़ के चली जाए पता नहीं। क्या बीजेपी को ये लगने लगा है कि हम 2019 अपने बलबूते जीत लेंगे, जिसको रहना रहे, नहीं रहना नहीं रहे? देखिए मैं आशा करती हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो आपके पैनल पर बैठे हैं नहीं बोलेंगे, में कम से कम शिष्टता दिखाते हुए मुझे 30 सेकंड बोलने का मौका देंगे। मैं दूर बैठी हुई हूं, उसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो जोड़ तोड़ महत्वाकांक्षा की राजनीति अभी तक चलती आई है देश में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वर्षों तक इस देश पर राज्य किया है। अब भारत की जनता, अगर मैं देश की राजनीति का विषय उठाती हूं तो बिल्कुल साथ नहीं देने वाली है। आज भी सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दिन में घट गए पर नाम लेकर बहुत ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो इन तीनों प्रदेश में मैं 200 विधायक घट गए। आपको बहुत शौक आ रहा है ना, बोल लीजिए। नहीं, आप बोलिए, हम तो आइडियोलॉजी पूछ रहे हैं, आप वो नहीं बता रहे। मोदी से ग्रसित कांग्रेस टैलेंट से कहलवाती है कि प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी होना चाहिए। ऐसा मुंह पे चाटा मारा है आपके सो-कॉल्ड अलायंस पार्टनर्स ने, कम से कम ऐसा तो चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। आपके मुंह पे चाटा मारा है, कांग्रेस के मुंह पे चाटा मारा है। 5-0 बीजेपी का हो गया चाटा, कांग्रेस को लग गया। समाज पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी से आ रहे हैं। ना ममता जी को राहुल पसंद है और ना चंद्रबाबू नायडू को पसंद है, ना शरद पवार को पसंद है। मेरा सवाल वही है, चंद्रबाबू नायडू छोड़ के आपको गए पसंद, हम नहीं आ गए, हमारे साथ वो पसंद हम नहीं। सरकार थी। नहीं, उत्तर मैं कहां से दूं? पीडीपी के साथ मोदी से ग्रसित मोदी जी की फोटो भी देख लेंगे, मेरे पीछे मोदी जी की फोटो है। सेना मोदी जी के प्रोग्राम में नहीं जा रही, सुशांत मोदी जी की फोटो देखकर हर भारतीय जनता अपना कुनबा संभाला नहीं जा रहा, भानुमति का कुनबा गलत कांग्रेस है और ये लगातार बौखलाए रहेंगे क्योंकि मोदी जी की फोटो। अनिला जी मुझे एक चीज बता दीजिए, अनिला जी मुझे ये बताइए, अनिला जी मुझे 2 चीजें बता दीजिए। अगर सपा बसपा यूपी में साथ आ जाएं और बिहार में महागठबंधन बन जाए, और जिस तरीके से आपको आपके साथी छोड़कर जा रहे हैं बिहार में, क्या इससे बीजेपी को 2019 में कोई नुकसान होगा नहीं होगा, इतना बता दीजिए। मैं केवल इतना बता सकती हूं कि 2019 में दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बनेगी। कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, इसका जो फैसला हमारी सीनियर लीडरशिप करेगी। वही लग रहा है जो आलोक जी कह रहे हैं कि आपके साथ कौन है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका उत्तर देने आलोक जी। कितनी दर्द भरी आवाज उन्होंने कही, स्वीकार किया जा रहा है, सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं स्वीकार? चंद्रबाबू नायडू क्या क्या कहकर छोड़ कर गए हैं, कुशवाहा जी क्या क्या कहकर छोड़ कर गए हैं। हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए भाई, आप हमें केवल राहुल गांधी नहीं चाहिए। आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, भी कह दिया। अगर आपने विकास भी किया, मोदी जी का लीडरशिप भी बहुत अच्छा है, तो ये आपके घर के लोग जो है छोड़ छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं? इसका सीधा सा उत्तर दे दीजिए। नहीं, घर के लोग तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू शिवसेना मोदी जी के प्रोग्राम में शरीक नहीं होती, एलजेपी छोड़ने के कगार पे है, कुशवाहा जी छोड़ कर चले गए, छोड़ दिया। तो अभी मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण में सपा बसपा भी नहीं है। आपको क्या
परेशानी हो रही है। सपा बसपा ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि क्यों नहीं गए। ममता जी मुख्यमंत्री थी स्वयं, लेकिन उनके 2 के रिप्रेजेंटेटिव गए, उनके विधायकों ने समर्थन दिया, तो प्रश्न नहीं। और आलोक जी मुझे एक बात बताइए, आलोक जी मुझे एक बात बताइए, आलोक जी एक बात बताइए कि उनके कुनबे में तमाम दिक्कतें हो। अनिला जी थोड़ा सा रुक जाइए, राजनीतिक दल, अनिला जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ये कह रहा हूं एनडीए के कुनबे में तमाम दिक्कतें हो, लोगों को दिक्कत हो नरेंद्र मोदी से। आप कह रहे हैं अहंकार है, वो अहंकार हो, फिर भी आपने एनडीए में से किसी को कहते सुना कि नरेंद्र मोदी 2019 का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए पीएम पद का, हम जब चुनाव जीतेंगे तब एनडीए तय करेगा? जैसा अभी आप सुन रहे थे कि महागठबंधन में सपा बसपा सब ये कहने लगे, अभी वो भी कह रहे थे कि हम चुनेंगे, देखेंगे किसको कितनी सीटें आती हैं। राहुल गांधी के लिए वो स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है? मूल प्रश्न ही अलग है। जो यूपीए आज की तारीख में है, क्या उसमें से किसी ने भी माननीय राहुल गांधी जी को डिनाई किया है? सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो, ये सब लोग 2014 में भी हमारे साथ नहीं थे, मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे। यूपीए था और एनडीए। अगर एनडीए के लोग अगर देखें, अब तो एनडीए में से 5-6 दल छोड़कर चले गए। यूपीए में से मुझे बताइए कौन यूपीए में से छोड़कर वहां चला गया? जो 2014 में यूपीए में थे वो सब यूपीए में बने हुए। यूपीए में से किसने कहा है कि राहुल गांधी बढ़ गया? किसने मना किया है? स्टालिन ने कहा, वैसे और अपने नेताओं के बयान है कि राहुल गांधी को ही चेहरा प्रोजेक्ट कीजिए। मैं समझता हूं अभी प्रोजेक्ट करने का प्रश्न नहीं आया है। माननीय राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है, जब बेंगलोर में उनसे पत्रकार महोदय ने पूछा कि भाई आप कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, कांग्रेस की संख्या ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है मैं हूं, और अगर नहीं करेगी कोई और दल करेगा तो वो रहेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बौखलाहट, सपा बसपा तमाम न्यूज प्लांट कराना, ये सब कौन कर रहा है? एक बात बताइए, ये जो भाजपा डरी हुई, ये जो गठबंधन की सियासत है दोनों तरफ जो है, उसमें ज्यादा नुकसान 2019 में किसको हो सकता है? क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? उनके मुंह में जबान, राहुल गांधी को या मोदी को? मायावती जी कहती हैं कि आपका जहाज डूब रहा है, लोग उतर के भाग रहे हैं, उनको संभालिए। बन रही है ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में लोग कांग्रेस को वोट नहीं करना चाह रहे थे, तो मायावती जी हमने बिना लोगों के वोट की सरकारें बन रही, वोट की सरकार कैसे बना ली 3 राज्यों में? भाजपा बौखला के आप जवाब दे दीजिए। तो ईवीएम का खेल लग रहा है। अगर दोनों ही तरफ किसी न किसी तरीके से अगर बात नहीं बनती किसी एक चेहरे पर या कोई और दूसरी परेशानी, तो नुकसान 2019 में किसको ज्यादा होगा, मोदी को या राहुल गांधी को? मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जैसे अभी जी समझ नहीं पा रही है, क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एनडीए में जो पार्टियां छोड़कर जा रही हैं और जिस तरीके से महागठबंधन में राहुल गांधी ही चेहरा होंगे, ये स्थिति नहीं है। ऐसे में अगर यही स्थिति बनी रही तो नरेंद्र मोदी को ज्यादा नुकसान होगा उनके साथियों के छोड़ के जाने का, या राहुल गांधी को ज्यादा नुकसान होगा, भले वो जीत दर्ज भी कर लें लेकिन पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो पीएम की कुर्सी पे पहुंचना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमेशा ये डिसीजन बाद में होगा। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं, वो एक सेकंड टर्म सीख कर रहे हैं। तो जो आदमी कुर्सी पे बैठा है वो दूसरी टर्म मांग रहा है, उसके एलाइज उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी का तो कुछ भी स्टेक पर नहीं है, वो तो 44 सीट पर है, या अभी शायद 48 हो गया मेरे ख्याल में। तो उनके पास तो बहुत लंबी आगे रेस है जो उनको जीतनी है। मोदी जी को अपना जो एम्पायर है उसको सुरक्षित करना है, नए दोस्त लाने हैं, क्योंकि पुराने दोस्त छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिएगा चुनाव आते आते रामविलास जी भी ऐसा ना हो कि चल बने। बिहार में तो मुश्किलें हैं ही काफी सारी। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की दिक्कतें कहीं ज्यादा हैं। इस बारे में शिवसेना जो है लगातार उनको क्रिटिसाइज करती है। मुझे लगता नहीं कि उनको फाइनली छोड़ के जाएगी लोकसभा में, पर जरूर उनको क्रिटिसाइज करती रहती है। कहाँ है नए दोस्त उनके? एक टीआरएस जरूर है, टीआरएस उनके साथ आ सकता है तेलंगाना में, और वहां पर आपके बीजू जनता दल है ओडिशा में, जो एक एलाई बन सकते हैं इनके। साउथ में इनके पास कुछ है नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कोशिशें हो रही हैं लेने की। तो अगर आप देखेंगे सब कुछ मिला जुला के कांग्रेस के बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। सिर्फ यूपी का सवाल बाकी है कि यूपी में कितना
ये गठबंधन होगा। समाजवादी और पार्टी और मायावती का तो हो ही रहा है। कांग्रेस आती है नहीं आती वो अलग बात है, अगर नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं आलोक जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपके जो इतने दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं अगर चुनाव और अभी 3 राज्यों में आपने जीत दर्ज की है, बावजूद इसके क्या राहुल गांधी को चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं? ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। अगर राहुल गांधी जीत दिला रहे हैं, उनके नाम पर लोग लामबंद हो रहे हैं, तो महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी को क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, खास करके इन 3 राज्यों में जीत के बाद? देखिए, मैं समझता हूं तो महागठबंधन शब्द है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे भ्रम हैं। यूपीए वर्सेस एनडीए है और यूपीए में अभी तक जितने लोग हैं वो सब साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन चेहरा है कौन नहीं है। रेणु जी ने भी कहा कि माननीय राहुल गांधी जी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि मैं पीएम चेहरा हूं। मुझे लगता है कि अभी उस चीज का समय नहीं है। तमाम राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय दल हैं बीजेपी के खिलाफ, वो चाहते हैं कि सर यही तो सही समय है। 3 राज्यों में राहुल गांधी ने जीत दिलाई, आप अभी चेहरा प्रोजेक्ट कीजिए कि देखिए ये व्यक्ति जो है इस पर लोग भरोसा दिखा रहे हैं, और आप उनको अगर प्रोजेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। हम क्षेत्रीय दलों को भी महत्व देना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर कोई चीज थोपना नहीं चाहते हैं। तो आप घबराते हैं कि राहुल गांधी का चेहरा रखा तो सब भाग जाएंगे? ऐसा नहीं, घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में अगर आप सबको स्पेस दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा रहे हैं। आज चीजें अब निकल कर आ रही है कि मोदी जी ने जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को चकनाचूर किया है, कैबिनेट। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, अनिला जी, ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी लौट रहा हूं।